एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ सोबिया मीन। 9th क्लास के ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ के सिलसिले के नेक्स्ट लेक्चर के साथ आज हमारा लेक्चर नंबर है बेटा 35। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ रिलेटेड टू दी डायनामिक्स। इसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप पढ़ के अब हम नए टॉपिक के ऊपर आ रहे हैं दैट इज़ दी फ्रिक्शन। अच्छा बेटा, फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट समझना है तो उससे रिलेटेड मैं कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के लिए कोट करती हूँ, तो आप लोगों के माइंड में ऑलरेडी जो है आइडिया आ जाएगा कि फ्रिक्शन होती क्या है। चलिए हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास है एक स्मूथ सरफेस और हमने इसके ऊपर एक जो है ब्लॉक रख दिया हो। ठीक है, ये स्मूथ सरफेस के ऊपर हमने एक ब्लॉक रख दिया। अब ब्लॉक का यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, कांटेक्ट एरिया इस स्मूथ सरफेस के साथ जो है यहाँ से लेके यहाँ तक कांटेक्ट एरिया है। अब मैं यहाँ से एक फोर्स अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, फोर्स अप्लाई की जा रही है। फॉर एग्जांपल मेरे पास है ये एक बुक के ऊपर मैंने ये रखा है एक ब्लॉक। ये बुक और ब्लॉक अब इन कांटेक्ट है। ठीक है, अब इनका कांटेक्ट एरिया कितना होगा, जितना इस ब्लॉक की नीचे से लेंथ है, यानी इसका ये जो बेस एरिया है, ये मैंने अगर यूँ रखा है तो इसका कंप्लीट जो बेस एरिया होगा वो इस इन कांटेक्ट है इस बुक के साथ। अब अगर मैं यहाँ से इस साइड से एक फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, अब फोर्स अप्लाई की जा रही है लेकिन इस बॉडी में किसी किस्म की मूवमेंट अभी क्रिएट नहीं हुई। अब मैं जो फोर्स अप्लाई कर रही हूँ दिस इज़ दी एक्शन फोर्स। क्लियर है, अब एक्शन फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हो रही है लेकिन इस बॉडी में किसी किस्म की मोशन क्रिएट अभी नहीं हुई। लेकिन अब इसके एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स मौजूद होगी, वो फोर्स कहलाती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यानी अगर मैं यहाँ से एक फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स मौजूद होगी और वो क्या कहलाएगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। लेकिन इस बॉडी के अंदर अभी किसी किस्म की मूवमेंट क्रिएट नहीं हुई। अभी ये अपनी किस कंडीशन में है, रेस्ट पे है, स्टैटिक कंडीशन है। इसमें अभी किसी किस्म की मोशन क्रिएट नहीं हुई, ये अभी स्टैटिक कंडीशन में है। अगर तो यहाँ पे फोर्स अप्लाई की जा रही है, इन दोनों कांटेक्ट एरिया के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मौजूद है और ये कहलाएगी स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाएगी। ये कौन सी फ्रिक्शन होगी, स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाती होती है। यानी अभी ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है, दोनों के बीच में कांटेक्ट एरिया के बीच में जो अपोजिंग फोर्स मौजूद होगी जो कि अप्लाइड फोर्स को अपोज कर रही है दैट इज दी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। लेकिन अभी बॉडी जो है वो रेस्ट पे है तो इस वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। अच्छा, अब अगर मैं फोर्स ज़्यादा अप्लाई कर देती हूँ तो फिर जो है क्या होता है कि बॉडी में मोशन क्रिएट हो जाती है। अब बॉडी जो है इस सरफेस के ऊपर स्लाइड ओवर करेगा। मैंने अप्लाई फोर्स इतनी ज़्यादा कर दी कि यहाँ से कांटेक्ट एरिया जो है जो इसके साथ मौजूद है, अब बाकायदा ये ब्लॉक इस सरफेस के ऊपर स्लाइड होना शुरू हो गया। इसमें जो मोशन है वो इस डायरेक्शन में क्रिएट हो रही है। अब मोशन अगर इस डायरेक्शन में क्रिएट हो रही है तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको अपोज करने के लिए जो फोर्स क्रिएट होती है दैट इज़ कॉल्ड दी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यानी वो फोर्स जो कि बॉडी की मोशन को अपोज करती है दैट मोशन इज कॉल्ड दी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कई टाइप की होती है, जैसे स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, रोलिंग फ्रिक्शन है, एयर फ्रिक्शन है, ये डिफरेंट टाइप्स हैं इसकी। अच्छा, अब हम बात करेंगे, सिंपल एग्जांपल बेटा लेते हैं कि फ्रिक्शन है क्या, कि बॉडी की मोशन को जो अपोज करती है। अब अगर आप रेस्ट पे हैं, यहाँ पे खड़े हैं और आपको फील नहीं हो रही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसी किस्म की, आप अगर भागना शुरू कर दें तो आपको एयर का एक पुश बैकवर्ड डायरेक्शन में लगता है। आप अपनी स्पीड और ज़्यादा कर लें तो आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और ज़्यादा फील होती है।
आप जिस स्पीड के साथ मूव कर रहे हो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एयर फ्रिक्शन आपको पीछे की तरफ जो है वो एक पुल कर रहा होता है, तो इन दैट केस हमारे पास वो फोर्स एयर फ्रिक्शन कहलाती है। यानी एयर की जो लेयर्स ऑफ एयर्स हैं वो एक ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑपोजिट टू दी मोशन ऑफ द बॉडी जो फोर्स एक्सर्ट कर रही होती हैं, दैट इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, अब अगर एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा, ये है मेरे पास एक स्मूथ वॉल, इस स्मूथ वॉल पे मैंने ये एक ब्लॉक रखा है यूं, क्लियर है। अब अगर मैं इस ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, ये ब्लॉक अभी किस स्टेट में है, रेस्ट में है, लेकिन इन दोनों के कांटेक्ट एरिया के बीच में अभी भी एक फोर्स मौजूद है, वो कहलाएगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मैं इस ब्लॉक को रिलीज करूँ तो आप देखें ब्लॉक किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये ऑटोमेटिकली मैं अगर इसको रिलीज करूंगी फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसको ऊपर एक्ट होगी और ये इसको किस तरफ लेके आएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेके आएगी। अब इसमें देखें कि हमारे पास जो है इसमें अप्लाई फोर्स जो है इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है, बॉडी की मूवमेंट किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी जिस तरह बॉडी की मूवमेंट होगी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्रिएट होती है। अच्छा, यहाँ तक अगर आप लोगों को बात समझ आ गई तो हम अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन लिखें बेटा, तो व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो उसकी डेफिनेशन क्या है, द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ द बॉडी is called force of friction. जो बॉडी की मोशन को अपोज कर रही है दैट मोशन इज कॉल्ड, दैट फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, अगर यहाँ तक अगर आप लोगों को बात समझ आ गई तो बेटा आप देखें कि डिफरेंट सरफेसेस जो होती हैं उनकी नेचर क्या होती है, डिफरेंट होती है। कुछ सरफेसेस स्मूथ होती हैं, कुछ सरफेसेस जो हैं वो रफ होती हैं, कुछ सरफेसेस सॉलिड होती हैं, और सॉलिड के बीच में अगर हम ऑयल, ग्रीस या वाटर की लेयर लगा दें तो बीच में और मटेरियल भी ऐड हो जाता है। यानी हमारे पास जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, फैक्टर्स ऑन विच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स। हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बेटा डिपेंड करेगी यहाँ पे नेचर ऑफ सरफेसेस, नेचर ऑफ सरफेसेस। अच्छा, अब नेचर ऑफ सरफेसेस में क्या चीज़ आ जाएगी कि उस सरफेस की नेचर क्या है। नेचर में दो चीज़ें आएंगी, एक स्मूथनेस एंड रफनेस, क्या वो सरफेस स्मूथ है या वो सरफेस क्या है, रफ है। और सेकेंडली ये चीज़ भी बड़ी काउंट करेगी कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द सरफेस। नेचर क्या है, मटेरियल कौन सा यूज़ हुआ है, वो मटेरियल किस टाइप का है, क्या वो सॉलिड है, क्या वो लिक्विड है, या फिर वो किसी और फॉर्म में है। तो इन दैट केस ये सारी चीज़ें काउंट करेंगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को अराइज करने में, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सॉलिड्स में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दी लिक्विड्स। तो इन दैट केस बेटा इन दोनों सरफेसेस के बीच में जो नेचर ऑफ सरफेस होगी, जो मटेरियल ऑफ दिस जो है सॉलिड होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगी। और सेकेंडली प्रेसिंग फोर्स के ऊपर, प्रेसिंग फोर्स क्या होगी कि अगर बेटा इस ब्लॉक के ऊपर मैंने एक और ब्लॉक ऐड कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल वेट क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। इसके ऊपर जो प्रेसिंग फोर्स है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा, नेट वेट ज़्यादा हो जाएगा, तो प्रेसिंग फोर्स भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और अगर प्रेसिंग फोर्स ज़्यादा हो जाती होती है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। उसकी रीज़न क्या होगी कि हमें फोर्स अप्लाइड भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, अब बॉडी का वेट भी ज़्यादा हो गया है, और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो ये बेटा अगर हम बात करें कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स, तो इट डिपेंड्स मैनी फैक्टर इन सॉलिड्स। अगर हम बात करते हैं तो सॉलिड्स में डिपेंड करेगा बेटा नेचर ऑफ सरफेसेस एंड द प्रेसिंग फोर्स बिटवीन दीज टू सरफेसेस। तो इन दैट केस बेटा फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फर्स्ट क्या होगा बेटा, नेचर ऑफ सरफेसेस in contact, and second क्या है, pressing force।
प्रेसिंग फोर्स, कितना ऑब्जेक्ट का वेट है, कितना वो प्रेस कर रही है उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन उसका कितना होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है उस पर डिपेंड करती है। अच्छा, अब जो है सॉलिड्स की फ्रिक्शन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दी लिक्विड। इस वजह से अगर आप लोग देखते हैं ना बेटा कि अगर कहीं फ्रिक्शन की वजह से मूविंग पार्ट्स जो है वो स्टॉप हो गए हैं, तो फिर हम यूजुअली उन मूविंग पार्ट्स पे हम ऑयल या ग्रीस की एक लेयर लगा देते होते हैं। ऑयल एंड ग्रीस लगाने से उसकी फ्रिक्शन कम हो जाती है और वो पार्ट्स में ईजीली क्या कर सकती हैं, मूव कर सकते हैं। तो इस वजह से हम बोलते हैं लिक्विड्स की फ्रिक्शन एज़ कम्पेयर टू सॉलिड क्या होती है, कम होती है। अच्छा, अब हम एग्जाम्पल लें बेटा अगर, तो हमारे पास 3 तरह के अगर फ्लोर हों, एक फ्लोर है मेरे पास ग्रासी ग्राउंड, कारपेटेड फ्लोर भी आप इसको कह सकते हो। ये है बेटा मेरे पास एक कारपेटेड फ्लोर, कारपेटेड फ्लोर, और सेकंड जो है बेटा मेरे पास है मार्बल फ्लोर, मार्बल फ्लोर है, एंड थर्ड वन इज दी हाईली पॉलिश्ड टाइल फ्लोर, यानी ये इसके ऊपर टाइल्स लगी हुई हैं जो कि हाईली पॉलिश्ड हैं, हाईली पॉलिश्ड टाइल्स फ्लोर। ठीक है, ये 3 तरह के मेरे पास फर्श हैं। ये है कारपेटेड, ये क्या है, इसके ऊपर मार्बल अटैच है, और ये थर्ड वन क्या है, हाईली पॉलिश है, इसके ऊपर पॉलिश की हुई है। अगर आप इसके ऊपर वॉक करोगे कारपेटेड फ्लोर के ऊपर, आपको इजीली जो है आप वॉक कर सकते हो। मार्बल फ्लोर के ऊपर भी इजी होगा, लेकिन अक्सर आप देखोगे अगर आपके शूज़ जो है वो स्मूथ है, नीचे से जो है उसका सोल के ऊपर किसी किस्म का कोई डिज़ाइन नहीं है स्मूथ, तो आप चलते हुए बार बार स्लिप होगे। जो हाईली पॉलिश टाइल फ्लोर होगा उसके ऊपर फ्लैट शूज़ के साथ चलना बहुत मुश्किल होगा। रीज़न क्या है कि दोनों सर्फेसिस के बीच में फ्रिक्शन क्या होगी, कम होगी। ये हाईली पॉलिश फ्लोर है, ये ग्रासी या कारपेटेड फ्लोर है, और ये मार्बल फ्लोर है। अगर मैं सेम फोर्स के साथ तीनों फ्लोर के ऊपर एक जो है बॉल सेम फोर्स के साथ मैं इनके ऊपर रोल डाउन करूं, ये मेरे पास 3 बॉल्स हैं, 3 बॉल मैं तीनों फ्लोर के ऊपर एक साथ रोल डाउन करूंगी, तो होगा क्या कि ये वाली जो बॉल है बेटा ये कुछ डिस्टेंस कवर करेगी यहाँ तक और ये स्टॉप हो जाएगी। ये वाली बॉल मार्बल फ्लोर तक यहाँ तक डिस्टेंस कवर करेगी और फिर क्या फाइनली क्या आ जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ये वाली बॉल जो है ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी एज कम्पेयर टू दी कारपेटेड एंड मार्बल फ्लोर। रीज़न क्या है कि इनके बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, कम है, यहाँ उससे कम है, यहाँ एज कम्पेयर टू कारपेटेड फ्लोर कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ होगी, इस कारपेटेड फ्लोर पे, क्योंकि इसकी नेचर ऑफ सरफेस जो है वो क्या है, रफ है। जितनी रफ सरफेसेस होती हैं वहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी क्या होती है, ज़्यादा होती है, और जितनी स्मूथ सरफेसेस होती हैं वहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है, कम होती है। अगर आप वुडन फ्लोर की बात करो बेटा, वुडन फ्लोर को आपने अगर हाईली पॉलिश बनाते जाओगे, उसको हाईली जो है पॉलिश उसके बीच में, यानी उसकी सरफेस अगर रफ थी आप उसको पॉलिश करते जाओगे, फाइनली वो हाईली पॉलिश सरफेस बन जाएगी और उसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगी, कम होगी। अगर आप किसी भी सरफेस को माइक्रोस्कोपिकली देखते हो तो कोई भी सरफेस परफेक्टली स्मूथ नहीं होती। इवन कि आप अपनी स्किन को भी माइक्रोस्कोपिकली देखो तो इसमें पोर्स नज़र आ रहे होंगे। आप कोई भी सरफेस ले लो, आप अगर उसका माइक्रोस्कोपिकली व्यू लोगे तो उसके बीच में पिट्स होते हैं, बम्प्स होते हैं, फ्लॉज आ जाते हैं, क्रैक्स होते हैं। तो ये आप लोगों को समटाइम जो है वो आंख से नज़र नहीं आ रहे होते, लेकिन अगर आप उस सरफेस का माइक्रोस्कोपिकली व्यू लेते हो तो आपको ये सारी चीज़ें जो है वो बाकायदा जो है मैग्नीफाइड व्यूज़ के ज़रिए से नज़र आ रही होती हैं, क्योंकि वहाँ पे जो माइक्रोस्कोपिक व्यू होता है वहाँ पे बेटा लेंस की मैग्निफिकेशन के ज़्यादा होने की वजह से वो चीज़ें जो कि आपको आम आंख से नज़र नहीं आती, लेकिन वो इन लेंसेज के साथ जो है वो उसका व्यू इन्हांस हो जाता है और वो मैग्नीफाइड व्यूज़ में आपको वो पिट्स, बम्प्स, फ्लॉज जो है वो काफ़ी जो है विजिबल नज़र आते हैं।
तो कोई भी सरफेस परफेक्टली स्मूथ नहीं है। यहाँ तक अगर आप लोगों को बात समझ आ गई है कि फ्रिक्शन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है बेटा, नेचर ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट जो है उस पर डिपेंड करेगी। सेकेंडली किस पे डिपेंड करेगी, जो प्रेसिंग फोर्स होगी, जितना ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा होता जाएगा, ऊपर से प्रेस हम उसको ज़्यादा करते जाएंगे, उसका वेट ज़्यादा होगा तो नॉर्मल रिएक्शन भी ज़्यादा हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा होगा तो आपको जो फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इन पे डिपेंड करता है। और कोई भी सरफेस परफेक्टली स्मूथ नहीं होती, हर सरफेस में पिट्स, बम्प्स होते हैं, फ्लॉज होती हैं, क्रैक्स आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अराइज करती हैं फ्रिक्शन को। तो अब हम बात करते हैं बेटा कि अगर टू सरफेसेस हैं वो इन कांटेक्ट हैं, अगर आप उसको माइक्रोस्कोपिकली देखते हो तो माइक्रोस्कोपिकली आपको वो कैसी नज़र आएंगी और कौन सी चीज़ होगी जो कि इस फ्रिक्शन को क्या करती है, अराइज कर देती है। चलिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं बेटा, हमारे पास है एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस। इस सरफेस का भी अगर आप माइक्रोस्कोपिकली व्यू लोगे तो ये आपको, अगर आप इसी सरफेस का माइक्रोस्कोपिकली व्यू लो, यानी ये मैंने लेंस के जरिए से अगर आप देखी है तो ये स्मूथ नहीं होगी, बल्कि इसमें पिट्स होंगे, बम्प्स होंगे। ये आपको स्मूथ सरफेस नज़र नहीं आएगी अंडर माइक्रोस्कोप। और मैंने इसके ऊपर एक रखा है बेटा ब्लॉक, ये मेरे पास है एक ब्लॉक, ये इनका कांटेक्ट एरिया है। अब आप ब्लॉक की ये सरफेस देखोगे तो माइक्रोस्कोपिकली ये भी स्मूथ स्ट्रेट बिल्कुल नहीं होगी, इसमें भी पिट्स होंगे एंड बम्प्स होंगे। और इन दोनों सरफेसेस को अगर हम बेटा यहाँ पे दिखाएं कि ये मेरे पास है एक उसकी सरफेस जो है, मैंने इसके ऊपर ब्लॉक रख दिया, तो आपने इन दोनों सरफेसेस को इन कांटेक्ट जब किया है माइक्रोस्कोपिकली मेरे पास ये व्यू नज़र आया। यानी यहाँ से देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है ये भी सरफेस स्मूथ है, ये भी सरफेस स्मूथ है, ये एक दूसरे के साथ इन कांटेक्ट हुई है, तो बीच में किसी किस्म का कोई गैप नहीं है। लेकिन इसी चीज़ को अगर मैं माइक्रोस्कोपिकली देखूँ तो माइक्रोस्कोपिकली ये सरफेस स्मूथ नहीं है, बल्कि इसमें पिट्स हैं, बम्प्स हैं। तो यहाँ से अगर हम इस सरफेस को और इस सरफेस को देखें तो आपको कुछ जगहों पे ये सरफेसेस जो हैं एक दूसरे के साथ जो है लॉक बनाती ही फील होती हैं। जैसे ये एरिया, ये कांटेक्ट एरिया, यहाँ पे यूँ लगता है कि ये एक दूसरे के साथ यूँ लॉक बना चुकी हैं ये सरफेसेस। तो हमारे पास वो जगह, वो पॉइंट्स जहाँ पे दोनों सरफेसेस को जब हम इन कांटेक्ट करते हैं तो बहुत सारी जगहों पे ये जो पिट्स एंड बम्प्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ यूँ इंटरलॉक बना लेते हैं। इन लॉक की वजह से फ्रिक्शन क्या होती है, अराइज होती है। तो आप इसको ओवरकम करेंगे तो ये सरफेस एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगी, स्लाइड ओवर करती हैं। तो इन लॉक की वजह से हमारे पास फ्रिक्शन क्या होती है, अराइज होती है। तो इन जो पॉइंट्स है ना बेटा जहाँ पे ये बना देते हैं फॉर्म में सॉर्ट ऑफ कोल्ड वेल्ट्स, तो इन कोल्ड वेल्ट्स भी बेसिकली जो है वो अराइज करती हैं फ्रिक्शन। तो इन कॉन्टेक्ट्स को क्या बोलते हैं, कोल्ड वेल्ट। यानी वो पॉइंट्स जहाँ पे जब हम इन दोनों सरफेसेस को एक दूसरे के ऊपर स्लाइड ओवर करते हैं, स्लाइड ओवर करने से ये जो पिट्स एंड बम्प्स हैं बेटा ये एक दूसरे के साथ इंटरलॉक बनाते हैं। ये इंटरलॉक जो है ये क्या बोलते हैं, इनको आम वर्डिंग में हम क्या बोलते हैं, कोल्ड वेल्ट बोलते हैं। और ये कोल्ड वेल्ट जो है ये बेटा बेसिकली अराइज करते हैं फ्रिक्शन को, और फ्रिक्शन जो है वो नेचर ऑफ सरफेस पर डिपेंड करेगी एंड प्रेसिंग फोर्स के ऊपर डिपेंड करती है। और अगर हम इसके ऊपर प्रेसिंग फोर्स बढ़ाएंगे तो ये जो कोल्ड वेल्ट बन रहे हैं इनकी शेप भी चेंज हो जाएगी, ये एक दूसरे के साथ जो इंटरलॉक बना रहे थे ये और मजबूत हो जाता है, यानी और स्ट्रांग होता जाएगा। हम ऊपर से प्रेसिंग फोर्स और बढ़ाते जाएंगे तो ये जो कोल्ड वेल्ट्स हैं इनकी शेप और तरह की चेंज हो जाएगी, और फिर ये और जो है प्रेस होने के बाद फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को मजीद अराइज करेंगे। तो इन दैट केस उसमें मूवमेंट लेके आना, उसको एक दूसरे के ऊपर स्लाइड ओवर करना मुश्किल होता जाएगा। तो जितनी प्रेसिंग फोर्स बढ़ाते जाते हैं बेटा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी क्या होती जाती है, ज़्यादा होती जाती है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड कोल्ड वेल्ट को रिप्रेजेंट कर रही थी कि हम यहाँ पे बात करते हैं कोई भी सरफेस स्मूथ नहीं होती, हर सरफेस जो है उसमें पिट्स एंड बम्प्स होते हैं, और ये पिट्स एंड बम्प्स जो हैं वो अराइज करते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। हमारे पास टू सरफेसेस हों बेटा, टू सरफेसेस को अगर हमने इन कांटेक्ट कर दिया हुआ है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अब भी मौजूद है।
इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जहाँ जहाँ एक दूसरे के साथ जो है इंटरलॉक बनाने के बाद कोल्ड वेल्ड बना रहे हैं, वहाँ पे हमेशा क्या अराइज होगी, फ्रिक्शन अराइज होगी। हम अब फोर्स अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, अगर तो फोर्स की वैल्यू कम है तो इसमें किसी किस्म की मूवमेंट क्रिएट नहीं होगी। जब तक ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो इन दैट केस जो फोर्स और फ्रिक्शन दोनों सरफेसेस के बीच में मौजूद होगी, ये कहलाती है बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब मैं फोर्स अप्लाई जो है, अप्लाइड फोर्स बढ़ाऊंगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। फिर एक ख़ास पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो स्टैटिक फ्रिक्शन होती है ना बेटा, उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है। वो जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन होती है ना, वो कहलाती है लिमिटिंग फ्रिक्शन, और वो आखिरी वैल्यू होगी ये लिमिटिंग फ्रिक्शन की, और इसके बाद बॉडी में मूवमेंट क्रिएट हो जाएगी और ये सरफेस दूसरी सरफेस के ऊपर क्या करेगी, स्लाइड ओवर करेगी। अब यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं रहेगी बल्कि इनके बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन क्रिएट हो जाती है। यानी जब बॉडीज एक दूसरे के ऊपर स्लाइड ओवर भी हो रही होती हैं तो तब भी जो फ्रिक्शन मौजूद होती है, फिर हम उसको स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं बोलते, उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। यानी देखिए फिर से बेटा, ये है ब्लॉक, मैंने इस सरफेस के ऊपर रखा, अब ये इसका कांटेक्ट एरिया है इन दोनों सरफेसेस के बीच में, तो इन दैट केस अभी भी इन दोनों सरफेसेस के बीच में जो फोर्स मौजूद है, दैट फोर्स विल कॉल्ड दी स्टैटिक फ्रिक्शन। मैं यहाँ हाथ से, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मार्कर है, मैं यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, ये है अप्लाइड फोर्स, इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स क्रिएट हो रही है दैट इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब मौजूद है फोर्स, लेकिन वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या कहलाएगी, स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाएगी। अब मेरी अप्लाइड फोर्स इतनी ज़्यादा नहीं हुई कि ये बॉडी में मोशन क्रिएट हो जाए, मैंने और थोड़ी सी फोर्स लगाई, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और ज़्यादा हो जाएगी, थोड़ी फोर्स और लगाऊंगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और ज़्यादा हो जाएगी। वो आखिरी लिमिट जहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होती है और मैं मज़ीद फोर्स लगाऊंगी तो फिर से थोड़ा सा कम होने के बाद ये इसमें मोशन क्रिएट हो जाएगी, ये ब्लॉक दूसरी सरफेस के ऊपर क्या करेगा, स्लाइड करेगा, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अब जो मौजूद होगी वो क्या कहलाएगी, काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाती है। तो अगर हम ग्राफिकली बेटा इसको शो करें कि ये है मेरे पास अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में लगा रही हूँ और यहाँ पे मेरे पास क्रिएट हो रही है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ से बेटा स्टार्टिंग में मैं फोर्स अप्लाई करती हूँ तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू भी ज़्यादा होती है, मैं और फोर्स अप्लाई करती हूँ स्टैटिक फ्रिक्शन की और वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी। और एक ख़ास पॉइंट यहाँ आता है जहाँ पे ये स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। तो इस मैक्सिमम वैल्यू को हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और फिर इसके बाद ये बॉडी में मोशन क्रिएट हो जाएगी और बॉडी इस सरफेस के ऊपर क्या करेगी, स्लाइड ओवर करेगी। और काइनेटिक फ्रिक्शन लेस देन होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है बेटा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या होती है, कम होती है। वो आखिरी वैल्यू जब स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी वो कहलाती है लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाती है। तो इसके बाद बॉडी में क्या चीज़ क्रिएट हो जाती होती है, मोशन क्रिएट हो जाती है। और यहाँ से अगर हम बात करें बेटा व्हाट इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगी, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन दैट इज कॉल्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन। व्हाट इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन, the maximum value of force of friction is called the limiting friction। तो इसकी डेफिनेशन को हम लिखेंगे बेटा the maximum value of force of friction is called the force of limiting friction, force of limiting friction। इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन क्यों कहा जाता है बेटा, क्योंकि ये वो आखिरी लिमिट है, इसके बाद बॉडी में बॉडी स्टैटिक नहीं रहेगा बल्कि बॉडी में मोशन क्रिएट हो जाती है, फिर वो स्टैटिक फ्रिक्शन की बजाय बन जाती है काइनेटिक फ्रिक्शन। जैसे स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जो रोलिंग फ्रिक्शन है दैट इज ए काइंड ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन, क्लियर है।
लेकिन जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है दैट इज दी स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी बॉडी जब तक स्टैटिक कंडीशन में है, जब तक उसमें किसी किस्म की मूवमेंट क्रिएट नहीं हुई, तो तब तक उसमें जो फ्रिक्शन मौजूद होगी दैट इज कॉल्ड दी स्टैटिक फ्रिक्शन। अप्लाई फोर्स करने से वो फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा होती है। खास पॉइंट ऐसा आता है जब वो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होती है। जब वो वैल्यू मैक्सिमम होती है तो उसको क्या बोला जाता है बेटा, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। और लिमिटिंग फ्रिक्शन को एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन को बेटा हम किसी से रिप्रेजेंट करेंगे, एफ के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दिस विल बी दी लिमिटिंग फ्रिक्शन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Fs। और ये भी किस पे डिपेंड करेगा बेटा, नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, और साथ जो प्रेसिंग फोर्स होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगी। जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करेगी, और साथ साथ डिपेंड करेगी हमारे पास जो है वो जो सरफेसेस की नेचर क्या है, प्रेसिंग फोर्स क्या है, इन चीज़ों के ऊपर भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो डिपेंड करती है। हम बात कर रहे थे बेटा, ये है मेरे पास एक स्मूथ सरफेस, इसके ऊपर मैंने एक वुडन ब्लॉक रख दिया है। वुडन ब्लॉक का जाहिर सी बात है कोई ना कोई मैस होगा। अगर उसका मैस m है तो उसका वेट क्या होगा, w, और w किसके इक्वल होगा, mg के इक्वल। एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। तो इस वेट का जो रिएक्शन होगा बेटा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, और उसको हम r से रिप्रेजेंट करेंगे। जो r होगा वो किसके इक्वल होगा, वेट के इक्वल, और वेट किसके इक्वल होगा बेटा, mg के इक्वल। यानी आप ये भी कह सकते हो कि नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू वेट, और वेट किसके इक्वल होगा, mg के इक्वल होगा। मैंने इस डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई की, तो अप्लाइड फोर्स को मैंने अगर F4 से रिप्रेजेंट कर दिया, दिस इज दी अप्लाइड फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं बॉडी को स्लाइड ओवर करने के लिए। तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स क्रिएट होगी दैट इज कॉल्ड दी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज कॉल्ड दी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यानी अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में, बॉडी की मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स क्रिएट होगी दैट इज कॉल्ड दी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ज़रूरी नहीं है बेटा कि हर दफ़ा अप्लाइड फोर्स की ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्रिएट हो। बेसिकली जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है वो बॉडी की मोशन को अपोज करती है। तो हमें पता है बेटा कि यूजुअली हम जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी में मूवमेंट भी उसी डायरेक्शन में क्रिएट हो रही होती है। तो इन दैट केस इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स क्रिएट होती है दैट इज कॉल्ड दी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। उसको बेटा हम रिप्रेजेंट, अगर इसकी वैल्यू मैक्सिमम है तो हम इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, Fs के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। एंड जो है हमारे पास ये चीज़ बताई गई है, एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ अप्रूव्ड है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना बेटा, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है Fs एंड नॉर्मल रिएक्शन R, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और नॉर्मल रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगा, वेट के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना वेट ज़्यादा होगा तो नॉर्मल रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। जितना वेट कम होगा तो नॉर्मल रिएक्शन भी क्या होगा, कम होगा। और अगर वेट कम होगा, प्रेसिंग फोर्स कम होगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कम हो जाती है। क्लियर है। और अगर वेट ज़्यादा होगा, प्रेसिंग फोर्स ज़्यादा होगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अब यहाँ से बेटा एक्सपेरिमेंटली की चीज़ ऑब्जर्व की गई है, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, दैट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि हमारे पास जो है फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन that is always directly proportional to the normal reaction। यहाँ से ये बात क्लियर होती है बेटा कि अगर प्रेसिंग फोर्स नॉर्मल रिएक्शन को हम बढ़ा देते हैं तो इन दैट केस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसको मैथमेटिकली अगर हम लिखेंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। और जब भी बेटा प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म किया जाता है, ओमिट किया जाता है, तो इक्वल का साइन पुट किया जाता है एंड कॉन्स्टेंट into R is the normal reaction। तो यहाँ पे बेटा जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है दैट इज म्यू। इसको बेटा ग्रीक लेटर म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। आपने चैप्टर 1 में सेम नोटेशन जो है माइक्रो से, प्रीफिक्सेस में माइक्रो से रिप्रेजेंट की गई है, लेकिन यहाँ पे इस केस में ये माइक्रो नहीं है, ये म्यू है। म्यू विल कॉल दी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसको बोला जाता है बेटा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन।
जो कि डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सरफेसेस के ऊपर, ठीक है। जिस ऑब्जेक्ट की नेचर चेंज हो जाएगी तो ये म्यू की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ग्लास है, मार्बल है, वुड है, सारे मटेरियल्स के लिए ये कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। उस मटेरियल के लिए कांस्टेंट होगी, लेकिन मटेरियल चेंज हो जाएगा तो ये म्यू की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। म्यू इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर है बेटा। अब यहाँ से बेटा मैं लिख रही हूँ म्यू की वैल्यू, तो म्यू किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू एफ एस डिवाइडेड बाय आर। यानी म्यू मैंने फाइंड आउट करना है यहाँ से, तो ये आर इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और मैंने यहाँ से फॉर्मूला कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का डिराइव किया, और कोफिशिएंट म्यू इज कॉल्ड दी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और ये डिपेंड किस पे करेगा बेटा, ये डिपेंड करेगा नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर, और किस पे डिपेंड करेगा, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन के ऊपर। और साथ साथ बेटा एक मटेरियल, नेचर ऑफ सरफेस, उसके लिए ये वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहती है। फॉर एनी मटेरियल द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विल रिमेन कांस्टेंट, लेकिन मटेरियल के चेंज करने से ये वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब यहाँ से बेटा हम अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन बोलेंगे तो डेफिनेशन किन दो चीज़ों के बीच में रेशियो है, इट इज़ द रेशियो बिटवीन फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो इसकी डेफिनेशन आप बोलोगे तो क्या लिखोगे बेटा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, एफ एस क्या था, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन आर। और इसको म्यू से, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, ग्रीक लेटर म्यू से रिप्रेजेंट किया रहता है बेटा। और म्यू क्या होगा बेटा, म्यू इज इक्वल टू एफ एस डिवाइडेड बाय आर। और यहाँ से अगर आपने एफ एस की वैल्यू निकालनी है तो एफ एस किसके इक्वल होगा बेटा, म्यू आर के इक्वल। और अभी मैंने आपको कहा कि आर किसके इक्वल होता है, वेट के इक्वल, और वेट किसके इक्वल होगा, एम जी के इक्वल। तो हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू वेट, और वेट किसके इक्वल होता है, एम जी के इक्वल। तो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, म्यू एम जी। आर किसके इक्वल है, वेट के इक्वल, और वेट किसके इक्वल होगा, एम जी के इक्वल। तो हम एफ एस इज इक्वल टू म्यू एम जी लिख सकते हैं। दिस फॉर्मूला विल बी यूज फॉर दी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी टू सरफेसेस के बीच में अगर मैंने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करनी है, मुझे इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पता हो और वेट की वैल्यू पता हो, तो हम इजीली यहाँ से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। बेटा हमने आज क्या पढ़ा कि व्हाट इज द फ्रिक्शन, हाउ फ्रिक्शन अराइजेस, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच फ्रिक्शन डिपेंड्स, व्हाट आर द कोल्ड वेयर्स, व्हाट इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट फ्रिक्शन क्या होता है बेटा, इसी फॉर्मूले से आपने डेफिनेशन पढ़नी है। एफ एस क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, और आर क्या है बेटा, नॉर्मल रिएक्शन। तो इट इज द रेशियो बिटवीन फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड दी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है बेटा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, और उस मटेरियल के लिए ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है, इक्वल रहती है, चेंज नहीं होती। अगर आप बेटा बुक देखोगे ना, तो बुक पे आपके पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कुछ मटेरियल्स के बीच में मौजूद है, वो टेबुलर फॉर्म एज ए एमसीक्यू जो है वो अक्सर पूछी जाती है। अगर आप उस टेबल को देखो तो वहाँ पे फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट होता है म्यू, उसकी वैल्यूज गिवन है। ग्लास एंड ग्लास सरफेस, यानी एक ग्लास सरफेस और दूसरी ग्लास सरफेस को स्लाइड ओवर करेंगे तो उनके बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 0.9 होती है। ग्लास एंड मेटल को एक दूसरे के ऊपर स्लाइड ओवर करेंगे तो उसकी वैल्यू चेंज होती है 0.5 से लेके 0.7 तक। आइस एंड वुड के बीच में 0.05 होती है। रबड़ एंड कंक्रीट के बीच में बेटा 0.6 है। आयरन और आयरन को अगर हम स्लाइड ओवर करेंगे तो उसके बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 1.0 है। स्टील एंड स्टील को एक दूसरे के ऊपर स्लाइड ओवर करेंगे तो वहाँ पे जो कांस्टेंट की वैल्यू निकलेगी वो है 0.8। फिर टायर एंड रोड जो है बेटा ड्राई फॉर्म में हो तो 1 होती है, लेकिन रोड अगर वेट हो जाए तो फिर ये वैल्यू काफ़ी ड्रास्टिकली
रिड्यूस होके 0.2 तक चली जाती है। यानी अगर रोड ड्राई है तो फिर ये कोफिशिएंट की वैल्यू 1 होती है, लेकिन अगर रोड वेट हो जाए बारिश की वजह से तो ये एकदम से रिड्यूस होके वैल्यू हो जाती है 0.2। वुड एंड वुड के बीच में बेटा 0.25 से लेके 0.6 तक चेंज होती है, क्योंकि वुड भी आपका डिपेंड करता है कि क्या वो सरफेस स्मूथ है या वो रफ है। ठीक है, हम जितना उसके ऊपर रेगमार लगाते रहेंगे, उसको पॉलिश करते रहेंगे, वो हाईली पॉलिश होती जाएगी, उसी के हिसाब से कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। वुड एंड मेटल के बीच में 0.2 से लेके 0.6 तक वेरी करती है बेटा। वुड एंड कंक्रीट के बीच में 0.62 है। ये टेबुलर फॉर्म में वैल्यूज दी हुई हैं आपके इस टॉपिक के साथ एज ए MCQ। कई दफ़ा इसमें से क्वेश्चन बन जाता है, इसको अच्छा सा लर्न करना है। और सेम जो है वुड एंड वुड के बीच में कितना कोफिशिएंट है, ड्राई रोड एंड टायर के बीच में कितना है, वेट रोड एंड टायर के बीच में कितना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, इनकी वैल्यूज़ अक्सर जो है वो एज MCQ पूछी जाती हैं। तो ये था बेटा हमारा इस लेक्चर का टॉपिक, जिसमें हमने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा, फ्रिक्शन किस तरह राइज होती है, फ्रिक्शन में हम किन फैक्टर्स के ऊपर ये फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करेगी, फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होती है, फिर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में हमने आज स्टडी किया है। ये एज ए शॉर्ट भी पूछा जा सकता है। शॉर्ट क्वेश्चंस क्या बनते हैं, व्हाट इज़ द फ्रिक्शन, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच फ्रिक्शन डिपेंड्स। फिर क्वेश्चन बन जाता है बेटा डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, राइट इट्स फॉर्मूला एंड इट्स यूनिट। और यूनिट बेटा इसकी कोई यूनिट नहीं होती। उसकी रीज़न क्या है कि यहाँ देखिए FS भी फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन भी फोर्स है। फोर्स का यूनिट भी न्यूटन, इसका यूनिट भी न्यूटन होगा। न्यूटन न्यूटन से कैंसल आउट हो जाता है, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का कोई यूनिट नहीं होता। अगर आपसे एज ए MCQ भी ये चीज़ पूछी जाती है तो आपको फ़ौरन से आंसर करना चाहिए बेटा कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हैज़ नो यूनिट। Why it has no unit? Because it is the ratio between two similar quantities. दो फोर्सेस के बीच में ही रेशियो है। बेसिकली जब दो फोर्सेस के बीच में रेशियो होगी वो सिमिलर क्वांटिटीज ही बन जाती होती हैं, तो इस वजह से इसका कोई यूनिट नहीं होता। फोर्स का यूनिट न्यूटन, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू वेट, वेट का यूनिट भी न्यूटन, न्यूटन न्यूटन से कैंसिल आउट। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हैज नो यूनिट, नो यूनिट। ये बड़ा फेमस जो है बेटा MCQ पूछा जाता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। फॉरेन से किसके ऊपर टिक करना है आपने, इट हैज़ नो यूनिट। ओके, व्हाई इट हैज़ नो यूनिट, बिकॉज इट इज़ द रेशियो बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज। सिमिलर क्वांटिटीज़ के बीच में जब रेशियो होती है तो उसका जो कोई किसी किस्म का कोई यूनिट डिराइव नहीं होता। ठीक है, ये था बेटा आज का टॉपिक। इसको एज ए शॉर्ट क्वेश्चन लीजिए, एज ए लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से क्वेश्चन भी बन सकता है, तो इसलिए इसको अच्छा से लर्न कीजिए, नोट से लर्न कर लीजिए या बुक से लर्न कर लीजिए, एक ही बात है। नोट्स में थोड़ा सीक्वेंस में अलग अलग क्वेश्चन बना दिए जाते हैं, वहाँ से भी ज़रूर देखा करें, बुक भी साथ रखा करें, दोनों चीज़ों को कंपैरिजन के साथ जो है वो स्टडी किया करें। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ जो है फ्रिक्शन का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बेटा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें और साथ साथ लर्निंग करें। अल्लाह हाफ़िज़।